योग के प्राचीनतम ज्ञान को आप सभी जिज्ञासुओं तक अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि कफ हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। ये 3 प्रकृतियां हैं जिनके विषय में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज मैं केवल कफ के विषय में बात कर रहा हूँ। कफ जब किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक होता है या उसकी कफ प्रकृति होती है तो उसके शरीर में मोटापा बढ़ता है, उसके शरीर में जड़ता बढ़ती है, भारीपन बढ़ता है और उसके मस्तिष्क और मन पर भी प्रभाव पड़ते हैं। अब इस कफ प्रकृति को हम संतुलित कर सकते हैं, इसको समाप्त तो नहीं कर सकते। आपकी प्रकृति कफ है तो वो कफ ही रहेगी, लेकिन इसको जब आप संतुलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप उस संतुलन के माध्यम से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसके विपरीत यानी कि उस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं, उस प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, जीवन शैली में पूरी तरह से गड़बड़ाहट रहती है, तो उसके कारण कफ जो है हमारा प्रकोपित हो जाता है और हमें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त नहीं होते, उल्टा हानि होती है और शरीर का वजन बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर वजन बढ़ता है तो उसके साथ फिर बहुत सारी समस्याएं आ ही जाती हैं। हृदय विकार हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है और भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो इस कफ को हमें संतुलित करना है। जैसे ही कफ संतुलित हो जाएगा, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, दूसरी समस्याएं भी समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और अन्य स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। फिर आपकी जो प्रकृति है वो आपके लिए सहायक हो जाएगी, बाधक नहीं होगी। तो एक ऐसी क्रिया जो कि कफ को हमारे शरीर में संतुलित करती है, अधिक कफ होता है तो उसको समाप्त करती है, उसका निष्कासन करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले गए हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। इस क्रिया का नाम है कपालभाति। अब इसको प्राणायाम की तरह भी देखा जाता है, प्राणायाम के एक समूह में इसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। अगर प्राणायाम की तरह इस क्रिया का अभ्यास किया जाएगा तो लाभ नहीं होंगे, उल्टी हानि भी हो सकती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत अधिक कपालभाति करने के कारण, जैसे प्राणायाम को हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आप लंबे समय तक कर सकते हैं, योगी इसे घंटों घंटों तक भी करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर षटकर्मों के अंतर्गत आने वाली इस क्रिया कपालभाति को आप बहुत अधिक समय तक करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये आपके लिए उचित नहीं है, ये अनुचित भी हो जाता है। जिस प्रकार से षटकर्म के दूसरे समूह हैं, जैसे धोती है, वस्ती है, नौली है, उस त्राटक है, इस प्रकार के जो दूसरे अभ्यास हैं उनको भी एक सीमा में ही बांध कर किया जाता है। वैसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 घंटे तक नौली करेगा, वैसा नहीं है कोई व्यक्ति बस्ती क्रिया जैसे अनिमा भी कहा जाता है उसको दिन में 3-3 4-4 बार करे, या फिर जैसे कुंजल क्रिया उसको भी वो कई बार दिन में करने लगे तो हानि हो जाएगी। शरीर में जितना मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है वो निकल जाएगा और पाचन पर भी दुष्प्रभाव हो जाएंगे। तो उसकी एक सीमा है, एक आवश्यकता है, उतना ही इन क्रियाओं को किया जाता है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि कपालभाति भी षटकर्म के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया है। तो इसको भी हम एक सीमित मात्रा में ही करते हैं। कितनी मात्रा में करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्रिया के बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं और जो सबसे बड़ा लाभ है वो मैंने शुरुआत में ही आपको कहा। आपके शरीर में अगर बढ़ा हुआ अतिरिक्त कफ है, मोटापा है, तो वो भी कम होगा। आपके शरीर में कोई टॉक्सिन्स हैं तो वो बाहर निकलेंगे। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कपालभाति यानी कि जो हमारा कपाल है उसका शोधन करने वाला ये एक अभ्यास होता है। जैसे आपको कफ बढ़ जाता है, जुकाम हो जाता है आपको, तो आप क्या करते हैं, आप बाहर की तरफ वायु का दबाव रखते हैं, बाहर निकालते हैं तीव्र गति से, जिससे कि आपकी नोस्ट्रल्स जो है वो क्लियर हो सके, आपको सांस ठीक से आ सके। तो इसी प्रकार से जब आपको जुकाम नहीं भी है तब भी कपालभाति का अभ्यास किया जाएगा। तो ये आपके कफ को निष्कासित करके आपको अच्छी अवस्था में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसको करने से पहले आपको कुछ ध्यान भी जरूर रखने पड़ेंगे। अगर किसी को उच्च रक्तचाप की ज्यादा समस्या है, या फिर किसी को हर्निया है, किसी को अल्सर है, कोई सर्जरी आपकी पेट से संबंधित हुई है या पेट से संबंधित कोई गंभीर विकार आपको है, तो उस स्थिति में आप कपालभाति नहीं करें। और अगर आपको सीवियर बैक पेन भी होता है तो उस स्थिति में भी कपालभाति कुछ समय तक, जब तक आपका कमर का दर्द ठीक ना
ना हो जाए तब तक ना ही करें, ऐसा विधान किया जाता है। तो इन स्थितियों में आपको केवल ध्यान रखना है। बाकी इस क्रिया को करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज जो विशेष रूप से हम एक सामान्य तरीके के विषय में ही बात करेंगे। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि इसे बंधों के साथ कैसे किया जा सकता है, कुंभक के साथ कैसे किया जा सकता है, बाह्य कुंभक के साथ, आंतरिक कुंभक के साथ कैसे आप अभ्यास कर सकते हैं। वो हम आगामी वीडियोस में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इस विषय में जानने की जिज्ञासा है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो आगे बढ़ते हुए आप ऐसे समझ लें कि 3 अलग अलग समूह में इसको हम बांट देते हैं। एक प्राथमिक अभ्यास जो कि सामान्यतः जिसने अभी तक कभी कपालभाति नहीं किया है वो कर सकता है। फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप दूसरे अभ्यास पर जा सकते हैं और फिर आप तीसरे, या फिर कह सकते हैं कि परिपक्व हो जाती है जब अवस्था, आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपको किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, शांत स्थान पर, समतल भूमि पर एक मैट बिछा करके या कॉटन का या फिर योगा मैट बिछा करके बैठ जाना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी आसन लगा सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि में आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के बैठना है। तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले एकाग्रता को अपनी नासिका की तरफ ले जाना है। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसके प्रति आपको सजग रहना है। जब सांस अंदर ले रहे हैं उसके प्रति कोई विशेष सजगता की आवश्यकता नहीं। सामान्यतः जैसे आप सांस लेते हैं अंदर ले लेंगे, लेकिन जब विशेष रूप से बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो सजगता रखें और एक तीव्र गति से सांस को बाहर छोड़ना है। और जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हैं उस अवस्था में पेट का संकुचन करना है और मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचना है। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। जो योग के अंतर्गत कई सारे तरीके बताए जाते हैं सांस लेने के, उसमें उदरगत श्वसन जो होता है उसके अंतर्गत आपको यही ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से सांस बाहर जाते ही पेट हमारा अंदर जा रहा है और कैसे पेट का फैलाव हो रहा है जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो ये सजगता आपको बनानी है। सांस को जैसे ही पूरा बाहर छोड़ते हैं तो आपको पूरा पेट को संकुचन करते हुए अंदर ले जाना है। एक बार देख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ही सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं आपके पेट की मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है और पेट पूरा अंदर की तरफ आपका जा रहा है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की असहजता न हो, किसी भी तरह का दबाव न हो। आपके चेहरे के भाव भी ना बदलें, आपके कंधों का मूवमेंट भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल आप सांस बाहर नासिका से छोड़ रहे हैं और केवल आपका जो प्रभावित हो रहा है वो आपकी उदरगत मांसपेशियां, आपका पेट है वो अंदर की तरफ इसमें जा रहा है। शुरुआती अभ्यास में बहुत तेज करने की आपको जरूरत नहीं है। सामान्यतः सांस जैसे ही दबाव के साथ एक बाहर जाती है तो पेट अंदर जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप 20 बार या फिर 30 बार इसके मध्य में ही अभ्यास करते हैं तो ये पर्याप्त है। इतनी ही गति होनी चाहिए। सजगता जो मैंने आपको बताई, बाहर छोड़ते हुए एक प्रेशर के साथ छोड़ा और अंदर स्वाभाविक गया। एक बार फिर से देख लें। इस प्रकार से आपको अभ्यास को करना है। जैसे ही आपकी अभ्यास की परिपक्वता बढ़ती है तो इसको आप थोड़ा सा और गति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, केवल थोड़ा ही गति को बढ़ाना है। कितनी बार अभ्यास करना है, ये पहली जो स्थिति है उसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार एक अपना क्रम देख लें कि जितना आप अच्छे से कर पा रहे हैं। जब ऐसा लगे कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है या फिर आपको किसी प्रकार का असहज अनुभव हो रहा है, वहां पे रुक जाएं। दूसरे स्तर के अभ्यासी इसके अभ्यास को एक चक्र में 10 बार करेंगे और ऐसे ऐसे 5 चक्र कर लेंगे। उसके बाद जो और परिपक्व जिनका अभ्यास हो गया है वो एक चक्र में 20 बार करेंगे और ऐसे ऐसे 10 चक्र कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जब और परिपक्वता हो गई और अच्छे से आप सीख चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा और गति को बढ़ाते हुए इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है।
इस तरह से अभ्यास करेंगे तो कफ भी संतुलित होगा, मोटापा शरीर में बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ा हुआ है तो वो संतुलित भी होगा। उदरगत अंग भी आपके अच्छे रहेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा होगा, भूख अच्छी लगेगी, ठीक मात्रा में भोजन करेंगे, उचित भोजन करेंगे तो उससे भी वजन आपका कम होगा, कफ संतुलित होगा। और इसका आपको जैसे ही आप अभ्यास करना शुरू करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर विशेष इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रभाव तो प्रथम महीने से ही आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने में विशेष आपको परिवर्तन दिखेंगे, आपके चेतना पर भी, आपके मस्तिष्क पर भी, क्योंकि कपाल का शोधन होता है, कफ का संतुलन भी होगा, डिटॉक्स होगा शरीर। और आपको किसी भी प्रकार की अगर उदरगत समस्या है, अगर पेट साफ नहीं होता है ठीक से, गैस बहुत ज्यादा कुछ व्यक्तियों को बनती है, इस प्रकार की समस्याएं छोटी मोटी पेट से संबंधित, वो भी ठीक होंगी। और भी अनेक विशेष लाभ आपको अनुभव होंगे। यह भी कहा गया है कि इस अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि भी होती है, नाड़ियों के ऊपर जमा हुआ कफ भी समाप्त होता है, जिससे कि साधना में भी एक अभ्यासी को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो योगी साधनात्मक दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं उन्हें भी इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को समझ सकते हैं, उचित प्रकार से कर सकते हैं। एक प्राणायाम की तरह इसको बहुत अधिक समय तक करना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने अनेक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्हें इस प्रकार के अभ्यास से हानि भी हुई है। तो इस तरह से ठीक प्रकार से समझ के ठीक प्रकार का अभ्यास करेंगे तो ये विशेष लाभ देने वाला एक अभ्यास, एक क्रिया आपके लिए हो जाएगा। अपेक्षा है आपको ठीक प्रकार से ये जानकारी समझ आई होगी। आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य रख सकते हैं, उन पर प्रतिक्रिया भी दी जाएगी और भविष्य में उन विषयों पर चर्चा भी होगी। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।